हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग पॉलीमर चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और इसके पहले आपके दो लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2। ये है आपका लेक्चर नंबर 3, ठीक है। और आज आपका पॉलीमर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस लेक्चर से आपका पॉलीमर चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। पिछले लेक्चर में मैंने जो आपको पढ़ाया था वो था आपका पॉलीमर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें जितने भी पॉलीमर्स आपके एनसीईआरटी सिलेबस में हैं उसके सारे मोनोमर का नाम, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, यूजेस मैंने आपको सब कुछ बताया। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपने देखा होगा। वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। हालांकि इसमें भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपका, ठीक है। और ये आपका लेक्चर नंबर 3 है, देख रहे हैं आप लेक्चर नंबर 3। इसमें मैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो है आपका, जो बचा हुआ पार्ट है पॉलीमर चैप्टर में, जो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी हैं उनको कंप्लीट करूंगा और ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। और नोट्स भी प्रिपेयर करिएगा और उसको बार बार पॉलीमर के जितने भी पॉलीमर के मैंने आपको बताया, 17 पॉलीमर मैंने आपको बताया, सबके मोनोमर का नाम आपको याद करना है, फॉर्मूला याद रखना है, प्रैक्टिस करना है लिख लिख के। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका 3 से 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में सिक्योर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आपका यहां पर फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, है ना। ये है आपका एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीथीन विद एग्जांपल। मैंने आपको जब नेचुरल पॉलीमर और नेचुरल नहीं, आपको मैंने लीनियर पॉलीमर और ब्रांच पॉलीमर बताया था। वहां पर लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल था आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन और ब्रांच पॉलीमर का एग्जांपल था आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन। मैंने आपको बताया भी था, कहा भी था कि आगे लेक्चर्स में हम लोग ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो चलिए वही है। पॉलीथीन आपका 2 टाइप का होता है। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कितने टाइप के पॉलीथीन होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। पहला है आपका एलडीपी यानी कि लो डेंसिटी पॉलीथीन, और एक होता है आपका एचडीपी यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्या होता है दोनों के बारे में देख लेते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सीजन और पेरोक्साइड इनिशिएटर एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। देखिए बनता तो ये इथीन से ही है ना। बनता ये किससे है? इथीन से। इथीन से ही पॉलीथीन बनेगा, मतलब इसके स्ट्रक्चर में आपको कोई चेंजेस नहीं आएगा, स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों होगा, ठीक है। CH2 होल N ऐसा। ये भी आपका ये हो गया आपका कौन सा? लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। लेकिन यहां पर आपका कंडीशन क्या है? फॉर्म्ड बाय इथीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सीजन। या तो ये डाइऑक्सीजन यानी कि O2 हो गया आपका, या फिर पेरोक्साइड इन दोनों के प्रेजेंस में होगा। ये दोनों इनिशिएटर का काम करता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और 1000 से 2000 एटीएम, बाप रे बाप इतना ज्यादा प्रेशर है ना। पर ये आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है। ये है आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन, यही है। ये आपका इथीन से भी बना है, इथीन से वो भी बनेगा, लेकिन यहां पर कंडीशन ध्यान रखिएगा, डाइऑक्सीजन और पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अगर आपको टेम्परेचर प्रेशर का वैल्यू याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपको पूरा याद हो, क्योंकि एग्जाम में कई बार छोटे छोटे चीजों की वजह से नंबर कट जाता है। अब इसका क्या है? दीज आर इंसुलेटर, और ऑब्वियसली प्लास्टिक तो इंसुलेटर ही होता है, करंट पास नहीं करता है। केमिकली इनर्ट, मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करता है। टफ बट फ्लेक्सिबल, टफ तो होता है लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ये थोड़ा सा देखा जाए तो ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब समझ रहे होंगे, है ना, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होता है। अब आपका इसका यूज क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, बैग्स, ट्रेज, वाश बॉटल्स इटीसी। मतलब थोड़े से हल्के प्लास्टिक्स जो है, जो थोड़ा हल्का प्लास्टिक होता है, जैसे बॉटल्स में हो गया, छोटे छोटे बैग्स में हो गया, या फिर ट्रे हो गया, जो आप ट्रे यूज होता है जो, है ना, बॉटल्स में, इन सभी जगह पे एलडीपी यानी कि लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज होता है, ठीक है। कैसे बनता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन। देखिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या है? दीज आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इन प्रेजेंस ऑफ जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट। बोलेंगे सर ये कौन सा नाम है? जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट बेजोड़ इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट, है ना। तो सुनिए यहां पर आपका क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, सेम टू सेम यहां आपको बनेगा, है ना। यहां पर सिर्फ कैटलिस्ट का नाम हो जाएगा जिगलर, NATTA, नट्टा कैटलिस्ट, है ना, जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट। अब ये जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट है क्या? ये 2 कंपाउंड का मिक्सचर होता है। पहला है आपका टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम। देखिए मैं यहां स्ट्रक्चर लिख देता हूं इसका। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यानी कि TiCl4, और दूसरा है ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम यानी कि C2H5 होल 3, ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम। ये इन दोनों के मिक्सचर को ही कहा जाता है जिगलर-नट्टा
कैटलिस्ट। ठीक है, अब आप इन दोनों के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराइएगा। ठीक है, यहां पर है C2H5 एल्युमिनियम। और एक बात, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि एलडीपी के लिए ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। इसका टेम्परेचर है 333 से 343 केल्विन और प्रेशर तो बहुत कम है, 6 से 7 एटीएम प्रेशर है, बस इतना ही प्रेशर चाहिए उसको 1000-2000 चाहिए था। बाकी आप ये भी एक तरह का पॉलिथीन है, CH2 होल एंड, ये लिख सकते हैं आप। ये जो आपका पॉलिथीन होगा ये कहलाएगा हाई डेंसिटी पॉलिथीन, है ना। ये भी इथीन से बना है, इथीन से बना है, वो भी इथीन से बना था, लेकिन वो था लो डेंसिटी पॉलिथीन और ये आपका हाई डेंसिटी पॉलिथीन। ठीक है, यहां पर कैटलिस्ट का नाम आपको जरूर याद रखना है, जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट। किन दो कंपाउंड का मिक्सचर होता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राइथाइल एल्युमिनियम। ये एग्जाम में कई बार आता है, व्हाट इज जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट, जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट क्या है। अगला अलग से क्वेश्चन आया, व्हाट इज जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट, तो बोलेगा इट इज द मिक्सचर ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइथाइल एल्युमिनियम एंड इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर हाई डेंसिटी पॉलिथीन। बस, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर हाई डेंसिटी पॉलिथीन। ठीक है, किनके मिक्सचर है और क्या बनाने में यूज होता है, दैट्स इट। अब इसका हाई डेंसिटी पॉलिथीन का यूज क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ बास्केट्स, मतलब बास्केट समझ रहे हैं आप, उसके बाद डस्टबिन्स जो थोड़ा हार्ड प्लास्टिक मैंने आपको कहा था, पाइप्स, ये सब बनाने में यूज होता है ना। आपका हो गया जैसे आप जितने भी डस्टबिन्स होते हैं आप देखते होंगे थोड़ा हार्ड प्लास्टिक होता है, वो हो गया, पाइप हो गया, बास्केट बनाने में, ये सब जगह पे यूज होता है हाई डेंसिटी पॉलिथीन। जबकि आप देखे होंगे छोटे मोटे जो कैरी बैग होते हैं, कैरी बैग आप जो मार्केट में लेके जाते हैं कैरी बैग, वो लो डेंसिटी पॉलिथीन है। ठीक है, तो हल्का फल्का जो प्लास्टिक थोड़ा पतला टाइप का हो गया वो हो गया आपका लो डेंसिटी, और जो थोड़ा सा हार्ड हुआ हो गया हाई डेंसिटी। अच्छा, एक चीज और है, इंसुलेटर ये भी है, केमिकली इनर्ट भी है, टफ है, लेकिन ये हार्ड है ना, वो फ्लेक्सिबल था, ये हार्ड है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका अगला टॉपिक है, ये बेजोड़ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है। ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था। एक होता है आपका नेचुरल रबर, एक होता है आपका सिंथेटिक रबर और एक होता है आपका वल्कनाइज्ड रबर। नेचुरल रबर जो नेचर से प्राप्त होता है, सिंथेटिक रबर जो हम लोग बनाते हैं, जैसे सिंथेटिक रबर मैंने आपको बताया था, है ना, नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन, ब्यूनाइन, ब्यूनाइस, ये सब हो गया आपका सिंथेटिक रबर। ये है आपका सेमी सिंथेटिक, यानी कि आधा नेचर से आधा हम लोग, दोनों का इसमें काम है, तब जाके बनता है वल्कनाइज्ड रबर। देखिए होता क्या है कि जो नेचुरल रबर होता है वो स्टिकी होता है, स्टिकी मतलब चिपचिपा जैसा, और उसको आप ज्यादा खींच भी नहीं पाइएगा, ज्यादा खींचेगा तो टूट जाएगा। और एक और प्रॉब्लम होता है उसके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने का प्रॉपर्टी होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब रबर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो रबर यूज के लायक रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको यूज के लायक बनाने के लिए उसमें एक प्रोसेस किया जाता है। नेचुरल रबर को यूज के लायक बनाने के लिए, वो उतना अच्छा रबर नहीं है, नेचुरल रबर यूज के लायक नहीं है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, चिपचिपा होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, खींचेगा तो टूट जाएगा, ज्यादा दूर तक खिंचाएगा भी नहीं। ये सब डीमेरिट को दूर करने के लिए उसमें एक प्रोसेस किया जाता है जिसका नाम क्या है, वल्कनाइजेशन। अब वल्कनाइजेशन में करते क्या है वो देखिए। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ रबर की इलास्टिसिटी को बनाने के लिए यूज होता है, एंड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यूज होता है, बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वल्कनाइजेशन में नेचुरल रबर को किसके साथ गर्म किया जाता है, याद रखिएगा सल्फर। नेचुरल रबर को किसके साथ गर्म करेंगे, सल्फर के प्रेजेंस में, विच रिजल्ट्स इन 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंकिंग ऑफ चेन रबर, है ना। अभी 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंकिंग क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, है ना। चेन रबर पॉलीआइसोप्रीन बॉन्डेड टू ईच अदर बाय सल्फर एटम, वल्कनाइजेशन इज कैरिड बाय एडिंग सल्फर 3 से 5%। अभी हमको करके दिखाऊंगा कि वल्कनाइजेशन कैसे होता है, बस आगे पढ़िए। वल्कनाइजेशन कैसे होगा, 3 से 5% ही सल्फर आपको ऐड करना है, एंड जिंक ऑक्साइड को भी मिला देना है टू रबर एज देयर हीटिंग ऑब्जेक्ट अबाउट 110 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 20 to 30 मिनट्स। जिंक ऑक्साइड एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ वल्कनाइजेशन, मतलब सल्फर के साथ गर्म करना है 3 से 5%, जिंक ऑक्साइड को मिला देना है, जिससे ये प्रोसेस थोड़ा तेज हो जाता है। टेम्परेचर कितना, 110 डिग्री सेल्सियस, और 20 से 30 मिनट तक आपको गर्म करना है। ये सब आपका इसका मेन पार्ट हुआ। ठीक है, अब आपको करवा के दिखाते हैं कि कैसे ये जो आपको लिखा हुआ है कि क्रॉस लिंकिंग हो जाता है, वो समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए आपको याद होगा कि मैंने नेचुरल रबर का मोनोमर आपको बताया था, और वो था आपका CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम था आइसोप्रीन। याद कीजिए इसका नाम क्या था, आइसोप्रीन। 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन भी कहा जाता है, ब्यूटा 1,3 डाइइन या ब्यूटा 1,3 डाइइन भी बोल सकते हैं, 2 मिथाइल। ठीक है, अब इससे बना कैसे था आपको पता होगा, ये अगर आपको इससे बना था आपका नेचुरल रबर किस तरह से, CH2 है ना, ये क्या था आपका CH3,
यहां डबल बॉन्ड हो गया था CH2, ये आपका होल एन, दिस इज योर नेचुरल रबर। याद होगा, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा, ये आपका नेचुरल रबर है। मोनोमर का नाम क्या था? आइसोप्रीन। अब सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, इसी से बनेगा आपका वल्कनाइज्ड रबर। ये आपका नेचुरल रबर है, वल्कनाइज्ड रबर नहीं है। अब आप क्या करिए, ये बताइए कैसा पॉलीमर है? लीनियर है ना, है ना? आप देख रहे होंगे कि इसमें एक स्लाइट ब्रांचिंग है, लेकिन ये लीनियर पॉलीमर ही है। यहां पर आपको दिखा हुआ होगा, देखिए, है ना, which result in 3-dimensional cross linking of chain rubber molecule bonded to each other by sulfur। नहीं नहीं, अभी नहीं लिखा होगा, इसके बाद। अब एक काम करिए, इस तरह का एक और मॉलिक्यूल बना लीजिए, CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 होल N। ये मैंने दो चेन ले लिया। ये दोनों चेन कौन सा है? ये दोनों का दोनों क्या है आपका बताइए तो? नेचुरल रबर। ये भी नेचुरल रबर है, ठीक है, वल्कनाइज्ड रबर नहीं हुआ है। अब क्या करना है, इसको आपको सल्फर के साथ हिट कर देना है। सल्फर, 2 एटम सल्फर का लेंगे और हिट कर देंगे इसको, ठीक है। कितना मिनट तक? 20 से 30 मिनट तक। जिंक ऑक्साइड को एज ए एक्सेलरेटर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यूज सल्फर कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए, सल्फर क्या करता है, ये दोनों कार्बन चेन के बीच में एक लिंक बना देगा ऐसे, जैसे ये कार्बन चेन था, ये कार्बन चेन था। देखिए नेचुरल रबर होता क्या है, इतना सॉफ्ट होने के पीछे रीजन क्या है, देखिए, एक कार्बन चेन दूसरे कार्बन चेन के ऊपर में फिसल जाएगा, ऐसे स्लाइड करता है ये, इसलिए कभी हार्ड नहीं हो पाता है ये, है ना। अब आप सल्फर जैसे डालिएगा तो सल्फर इन दोनों के बीच में ब्रिज बनाएगा। कैसे? देखिएगा, सल्फर पहले क्या होगा, हिट करने पर ये डबल बॉन्ड आपका टूट जाएगा, यहां वाला डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड है आपका टूट जाएगा। अब बोलिएगा सर, जब डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर कार्बन बॉन्ड कैसे बनाएगा 4? अब देखिए क्या होता है, CH2, ये क्या है आपका CH3, इसका भी वही हाल है, CH2 CH3, पहले मैं डबल बॉन्ड हटा दे रहा हूं, CH CH2 इधर। अब देखिए इन दोनों कार्बन को तो प्रॉब्लम हो गया, इस कार्बन का भी 3 बॉन्ड, इस कार्बन का भी 3 बॉन्ड, इधर भी 3 बॉन्ड, यहां लग जाएगा बीच में क्या? सल्फर। यहीं आ जाएगा सल्फर, यहां भी बीच में लग जाएगा क्या? सल्फर। देखिए, तो सल्फर क्या किया, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बना दिया, एक लिंकिंग कर दिया, क्रॉस लिंकिंग इसी को बोलते हैं। मान के चलिए ये ऐसा है, देखिए, ये दोनों कार्बन चेन था आपका, ये दोनों कार्बन चेन ऐसे फिसल जा रहा था, 2 सल्फर आया और दोनों कार्बन चेन के बीच में ब्रिज बना दिया, देखिए कुछ ऐसे, देखिए ये। अब जब ब्रिज बन गया, अब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा क्या? नहीं स्लाइड करेगा। ये सल्फर क्या करेगा, दोनों को पकड़ के रखेगा एक जगह पर, क्रॉस लिंक करके रखेगा, जिस वजह से जो पहले ये स्लाइड कर जाता था आसानी से, अब ये स्लाइड नहीं करेगा, अब ये एक जगह जम जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, और दिस रबर इज कॉल्ड योर वल्केनाइज्ड रबर। यही बन गया आपका कौन सा रबर? वल्केनाइज्ड रबर। ये कौन सा रबर था? नेचुरल रबर। वो कौन सा रबर है? वल्केनाइज्ड रबर। क्लियर हुआ? ऐसे बनता है आपका सल्फर। जैसे आप देखिए, जितना सल्फर मिलाइएगा उतना क्रॉस लिंकिंग होगा, उतना हार्ड होते जाएगा, जितना सल्फर मिलाइएगा उतना हार्ड होते जाएगा, ठीक है। 5% सिर्फ सल्फर मिला दीजिएगा ना तो टायर रबर बनता है। टायर रबर आप सोचते होंगे टायर कितना हार्ड होता है, वो रबर सिर्फ 5% सल्फर मिला देने से बन जाता है, ठीक है। अब आप देखिए, आप समझ में आ जाएगा, ये लाइन क्या लिखा हुआ था, विच रिजल्ट्स इन 3 डायमेंशन क्रॉस लिंकिंग। सल्फर मिला देने से क्या होता है? 3 डायमेंशन क्रॉस लिंकिंग हुआ कि नहीं हुआ? चेन रबर मॉलिक्यूल, किसमें? चेन रबर मॉलिक्यूल में, बॉन्डेड टू ईच अदर बाय सल्फर एटम, और दोनों चेन रबर किससे जुड़ा हुआ है? सल्फर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, लास्ट में यहां पर मिट गया है, सॉरी नीचे आपका, है ना। बस मैं इसमें एक चीज क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं, कि अगर वल्कनाइज कर देते हैं रबर को तो क्या क्या फायदा होता है। तो इससे क्या क्या बनता है आपका? पहले इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है रबर का, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद आपका ये हार्ड हो जाएगा, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये सारा जो डीमेरिट मैंने आपको बताया, वाटर को एब्जॉर्ब करने का, इलास्टिसिटी वाला जो प्रॉब्लम था वो, हार्डनेस था वो, ये सारा इंप्रूव हो जाएगा, है ना। तो यही लिखा हुआ है कौन कौन से प्रॉपर्टीज वल्कनाइजेशन के बाद इंप्रूव हो जाते हैं, वो लिखा हुआ है। आपको जब मैं स्लाइड दूंगा तो ये लिखा हुआ रहेगा, यहां से थोड़ा डग गया है, ठीक है। चलिए, अब आता है आपका लास्ट जो पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। बायोडिग्रेडेबल एंड और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, या इसी को बायोपॉलीमर भी कहा जाता है, ठीक है। याद कीजिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था PHBB और नायलॉन 26, ये दोनों आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स थे। क्या है मैं आपको यहां पढ़ देता हूं, देखिए, सिंथेटिक पॉलीमर्स आर मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो हम लोग पॉलीमर बनाते हैं, है ना, जो हम लोग पॉलीमर बनाते हैं वो क्या होता है आपका? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। दैट इज, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ द पॉलीमरिक वेस्ट। देखिए, आपको पढ़े होंगे आप, है ना, जिसको आप डिकम्पोज कर सकते हैं, जिसको आप अपघटित कर सकते हैं, वो कहलाता है बायोडिग्रेडेबल। लेकिन जो हम लोग पॉलीमर बनाते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, उसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर का बात मैंने जब किया, बट है, जैसे एग्जांपल है पॉलीथीन बैग।
आपको मैंने कहा था, पहले भी आपको बताया था कि पॉलीथीन को बैन भी किया जाता है, कई जगह रुकावट है, सरकार हर बार पॉलीथीन बैग को यूज करना नहीं बोलती है ना, कई बार इसमें फाइन भी लगता है, आप देखते होंगे और आजकल देखते भी होंगे कई जगह पे पॉलीथीन बैग का यूज नहीं करके आप कपड़े वाले बैग का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन बैग जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसको इसीलिए दूसरे फॉर्म में बदल दिया जाता है। ठीक है, nature has provided us a variety of polymer which can be produced by the biological system in plant and animals. नेचर ने बहुत सारे ऐसा पॉलीमर बना के दिया है हमको, जिसको हम लोग जो कि प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं। These are called biopolymers. जो नेचर बना के देता है उसी को कहते हैं बायोपॉलीमर्स। एग्जाम्पल पॉलीसेक्राइड्स। अगर आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़े हैं तब तो आपको ये समझ में आएगा, नहीं पढ़े हैं तो अभी आपको दिक्कत होगा। पॉलीसेक्राइड्स का मतलब होता है जो जिसमें आते हैं आपके स्टार्च आ जाते हैं, सेल्यूलोज आ जाते हैं, ये सब जो हम लोग एक तरह का क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये, है ना, जो हम लोग को पेड़ पौधा से मिलता है, वो कार्बोहाइड्रेट भी आपका बायोपॉलीमर हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ईटीसी। इन द बायोलॉजिकल सिस्टम दीज पॉलीमर्स डिकम्पोज और हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम। अगर आप इन पॉलीमर्स को, जो आप मैंने बताया जो प्लांट से प्राप्त होते हैं, जैसे आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, जैसे हो गया आपका प्रोटीन, जैसे हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड, इनमें अगर आप पानी डालिएगा, इसको डिकम्पोज कीजिएगा तो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोलाइज, बस इसमें कुछ एंजाइम्स का जरूरत पड़ता है। ये एंजाइम्स क्या है आपको उसी चैप्टर में समझ में आ जाएगा। दिस मींस दैट दे आर बायोडिग्रेडेबल, दैट मींस ये सभी कैसे पॉलीमर्स हैं, बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है? तो ये हो गया आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर या बायोपॉलीमर क्या है वो वाला पार्ट। ठीक है, तो चलिए इस तरह से पॉलीमर चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिएगा कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है या ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। सिर्फ 3 लेक्चर में मैंने ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। 3 लेक्चर से आपके 4 नंबर श्योर शॉट आपके एग्जाम में आएंगे और आपको इसको रिवाइज करना है, नोट्स बना के प्रॉपर आप रिवीजन करिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।